हाल ही में आलिया भट्ट द्वारा अभिनीत एक मूवी आई डार्लिंग्स। बेहतरीन अभिनय और कहानी से सजी हुई ये मूवी ने फिर एक बार उस मुद्दे को हवा दे दी जिस पे लाखों बार चर्चा हो चुकी है और सैकड़ों कानून भी बन चुके हैं। वो है महिला उत्पीड़न के। बेशक इस मुद्दे पे चर्चा होनी ही चाहिए, पर अब जबकि हजारों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं पुरुष उत्पीड़न के, तो क्या इस पे चर्चा नहीं होना चाहिए? तो मैं श्रद्धा राय तथ्य और विवेचन के साथ लेके आ रही हूं इसी विषय पे कि पुरुषों पे होने वाले अत्याचारों के लिए जिम्मेदार कौन। पुरुष उत्पीड़न कहने में ही हास्यास्पद लगता है और बहुत से लोगों का तो ये मानना भी है कि ऐसा होना असंभव है। पुरुष पर औरत अत्याचार करे ये कैसे हो सकता है? वो तो बेचारी, मासूम और शारीरिक रूप से कमजोर है। जरूर कुछ इसी ने किया होगा। दरअसल ये एक सोच है जिसे हजारों साल के महिला उत्पीड़न ने जन्म दिया है। इसीलिए आज़ादी के बाद से ही महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कानून बनाए गए और ये कानून बहुत ज़रूरी भी थे। इसीलिए आज हमारी भारत देश की महिला सशक्त भी हैं और कई क्षेत्रों में पुरुषों से ज़्यादा सफल भी हैं। पर वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित। कानून जिन महिलाओं के लिए बना था इनमें से बहुत कम वास्तविक हकदार महिलाओं का जीवन सुधरा। अधिकांश महिलाओं ने इन कानूनों से सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति की। ये बात मैं इसीलिए दावे से कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ और बहुत अच्छे से जानती हूँ कि महिला सिर्फ अच्छी हो ये कतई ज़रूरी नहीं। इतिहास भी गवाह है कि माँ सीता भी औरत थी और मंथरा भी। तो अब कानून कैसे तय करेगा कि सुरक्षा की तलवार माँ सीता के हाथ में दी जाए या फिर मंथरा के हाथ में? और यहीं से शुरू होता है खेल प्रतिशोध का। जी हाँ, प्रतिशोध का। मैंने इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे इसीलिए किया क्योंकि मैंने ऐसे हजारों किस्से देखे भी हैं और सुने भी हैं जिनमें औरत ने अपने सीधे साधे सास, ससुर, देवर को दहेज के झूठे केस में फंसाकर एक औरत ने अपने पति का तमाचे का प्रतिशोध लिया। यहाँ पर तमाचे का समर्थन नहीं बल्कि कानून के उस ढाल की बात कर रही हूँ जिसका दुरुपयोग करके उसने दो और मासूमों की जिंदगी तबाह कर दी। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कुछ भारतीय महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए बने कानून का दुरुपयोग करके अपने जीवन में धन, संपत्ति, परपुरुष और पद जैसी चीजें लगातार पा रही हैं। तो ऐसे विकट संकट में पुरुष कहाँ जाए जबकि उसकी सुरक्षा के लिए तो देश में कोई ठोस कानून भी नहीं है। एक आंकड़े के हिसाब से पिछले कुछ वर्षों में घरेलू कलह यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के चलते हजारों पुरुषों ने आत्महत्या तक कर ली। क्यों? जबकि हमारा भारत का संविधान तो कहता है कि हर नागरिक सामान्य है, तो ये विशेष अधिकार क्यों हर बार हर पुलिस स्टेशन में सबसे पहले दोषी पुरुषों को माना जाता है? क्यों हमारे समाज में पुरुष को ही गलत माना जाता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिससे हमारा समाज जूझ रहा है। अगर इन सवालों का जवाब जल्द ही नहीं पाया गया, खोजा गया, तो स्थितियां और भी विपरीत और भयानक हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग इन स्थितियों को लेके इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के मुताबिक हजारों पति अपनी पत्नी द्वारा उत्पीड़ित होने की शिकायतें लेकर सामने आ रहे हैं। अधिकतम पुरुष शांत इसीलिए रहते हैं क्योंकि अगर वो विरोध करेंगे तो सबसे पहले उनकी पुरुषार्थ पर चोट लगेगी कि देखो ये अपने पत्नी को संभाल भी नहीं पाया, और कहीं वो अदालत में केस जीत भी गया तो बच्चों की कस्टडी माँ को मिल जाएगी और वो सदैव के लिए बच्चों से दूर हो जाएगा। हाल ही में मैंने एक व्यक्ति की दास्तान सुनी कि उसको डोमेस्टिक वायलेंस के केस में उसकी पत्नी ने फंसा दिया केवल इसीलिए क्योंकि उस पति ने अपनी पत्नी को दूसरे पुरुषों के साथ अवैध संबंध रखते हुए रंगे हाथ पकड़ा। महिलाएं ऐसी भी होती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप जब भी ऐसे किसी पुरुष से मिले तो कृपया करके उसे उल्लाहना ना दें बल्कि उसे संवेदना दें और संभव हो सके तो उसकी कानूनी लड़ाई में उसकी मदद भी करें। आपका एक छोटा सा कदम एक आत्महत्या को रोक सकता है, एक पूरे के पूरे परिवार को तबाह होने से बचा सकता है। परिवार का मतलब पति, पत्नी और बच्चे ही नहीं,
परिवार का मतलब उसकी माँ, उसके पिता और भाई बहन भी होता है। अंत में सुनिएगा जरूर कि प्रियंका राय, सब इंस्पेक्टर भोपाल मध्य प्रदेश से इस मामले में क्या कहना चाह रही हैं। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। आज कुछ क्वेश्चनर मेरे से पूछा गया संबंधित मेरे विभाग से या लोगों की परेशानियों को लेकर, बेसिकली पुरुषों को लेकर। तो सवाल इस प्रकार था, डू मैन वॉक इन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वाइफ और डोमेस्टिक वायलेंस, क्या मैन पुरुष वर्ग भी घरेलू हिंसा या ऐसी किसी प्रताड़ना को लेकर थाने पर या किसी अधिकारियों के पास, वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो और इनका निराकरण कैसे होता है। तो इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि जी हाँ, मैं यहाँ ऊर्जा डेस्क देखती हूँ और इस ऊर्जा डेस्क में महिलाओं के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो आके स्वतंत्रता से अपनी परेशानियों को रख सकती हैं। प्लस इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुष नहीं आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, महिलाओं के लिए पृथक से कानून बनाए गए हैं, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पुरुषों के लिए कानून नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी हर एक व्यक्ति के लिए जो भारत का नागरिक है उसके लिए है कानून, सभी के लिए एक समान। अब पृथक से बात करें तो कहा जा सकता है कि पुरुष वर्ग जब हमारे पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, आते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो उनके साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल करती हैं या गलत डिमांड रखती हैं, या मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन उनका किसी अन्य व्यक्ति से परिचित हो गया है, तो इस सब बातों को लेकर घर में झगड़े होते हैं, जिससे पुरुष वर्ग भी परेशान होता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, आते हैं हमारे पास। और फिर इस बेसिस पर जो हमारा ऊर्जा डेस्क जिस तरह से काम करता है, हम उस प्रणाली पर जाते हैं। एक इंटर एजेंसी होते हैं, हमारे पास कई सारी इंटर एजेंसीज़ हैं जिनके माध्यम से हम इन लोगों की मदद करते हैं। अब जब कोई पुरुष हमारे पास आता है कि मैडम हमारा घर में जो है मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव करती है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, अपने मायके चली गई हैं या वापस नहीं आ रही हैं, किसी वजह से हमेशा झगड़ा होता रहता है जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, तो इसको लेकर हम एक जिला विधिक प्राधिकरण इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं जो कि माननीय न्यायालय में स्थित है भोपाल में। तो वहाँ पर एक इंटर एजेंसी रेफरल फॉर्म फिल करके, जो कि ऊर्जा डेस्क के माध्यम से होता है, उसके माध्यम से हम उनको वहाँ भेजते हैं